सही। आमिर साहब, जिस तरह अमरीकी सदर और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ताकत से अमन हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, क्या ताकत से अमन हासिल किया जा सकता है इस सारी सूरत हाल में? देखें, अमेरिका तो ताकत की जुबान से ही गरज रहा है, बरस रहा है और उनका ख्याल यही है कि हमने ईरान की एटमी तनसीबात तबाह कर दी हैं, लिहाजा अब अमन पे आ जाओ। ये तो है उनकी तरफ से एक ऑर्डर। उस ऑर्डर का जवाब ईरानी क़यादत ने दिया है कि हम अब पार्लियामेंट ने उनकी फैसला किया है कि अब नए हुर्मुज़ को हम बंद करेंगे। उन्होंने इसराइल पे हमले भी किए और जितनी उनकी शकत है वो उससे जवाब दे रहे हैं कि वो उसमें नहीं जा रहे, कि दब नहीं रहे, बैठ नहीं रहे और वो दुनिया भर में राब्ते कर रहे हैं। कल अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो मास्को पहुंच रहे हैं और सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। अब असल इशू यही है कि आपकी एयरफोर्स तो है नहीं, एयर पावर है नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, मिसाइल के हमले कर रहे हैं। ऐसे में गुफ्तगू का रास्ता आप बनाना चाहिए, क्योंकि रशिया, चाइना, फिर गल्फ ममालिक जो सारे इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान जिसने खुल के मजम्मत की अमरीकी हमले की, और वजीर आजम की, हमारे शहबाज शरीफ की बात हुई है ईरानी सदर से। अच्छा, आप देखें कि उधर मोदी ने भी बातचीत की है, लेकिन उन्होंने हमले की मजम्मत नहीं की इसराइल के और अमेरिका के। उन्होंने ये कहा कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए। ये ईरान को समझना चाहिए कि वो किसके ऊपर बैंक कर सकता है, किन से बात कर सकता है, किन से रास्ता निकाल सकता है, कौन इसराइल का दोस्त है, कौन ईरान की मदद कर सकता है। इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में जाहिर है, एक सिचुएशन है, वो अपनी कौमी हमीयत पे कोई सौदा नहीं कर रहे, उसके ऊपर वो खड़े हुए हैं, लेकिन आलमी बरादरी के साथ जो लोग उनके साथ बात कर रहे हैं उनसे राब्ता भी कर रहे हैं। तो रास्ता निकालना चाहिए और फौरन निकालना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमें मतलब जो ईरान ने कहा हुआ है कि अब वो अमरीकी अड्डों पे हमला कर सकता है, तो उससे तो खित्ते में आग लग जाएगी ना एकदम। कि अगर आप इराक में करते हैं, सऊदी अरब में करते हैं, कतर पे करते हैं, यूएई में करते हैं, जहां अमेरिकन अड्डे मौजूद है, सारे इर्द गिर्द मौजूद ही है ना उनके अड्डे, बिल्कुल हजारों सिपाही उनके मौजूद है वहां पे, और वो उसके ऊपर मजा लेने के लिए तैयार बैठे हैं कि ईरान ये काम करे और हम इसको दोबारा हमला करेंगे। देख, अभी हम 8 बजे की ब्रेकिंग ये देख रहे थे कि इसराइल ने दर्जनों परवाजें की हैं ईरान के ऊपर और हमले किए हैं उनकी फोर्सेस के अड्डों पे, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था उन तैयारों के ऊपर हमला करने का। तो वक्त दोनों तरफ बहुत तेजी से गुजर रहा है और इंसानी अलमिया जन्म न ले, बल्कि रास्ता बनाना चाहिए गुफ्तगू का। यही हल है। वो जो कह रहे हैं ना अमन, जो ट्रंप की धमकी है, उसको ईरान को अपने हक में अपने दोस्त ममालिक के जरिए फायदा लेने में इस्तेमाल करना चाहिए। सही। नासिर अली खान साहब, आप क्या कहते हैं, इस सारी सूरत हाल में अमन का रास्ता निकालना और गुफ्तगू से बाद मसाइल का हल निकालना कितना जरूरी है जंग की बजाय? बिल्कुल, बेशक, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा तबाही का रास्ता है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ ईरान पे नहीं होगा, इसके असरात जो हैं वो सारी मशरिक़ वुस्ता पे होंगे। और ये मैं बता दूं कि ईरान जो है वो बड़े अरसे से बातचीत करने को तैयार है। वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी जो इंस्पेक्शंस हैं उनके लिए भी तैयार है। फ़र्क ये है कि इज़राइल इसमें जो मुनाफ़क़त है वो ये कि 1960 में उनके प्रोग्राम शुरू हुए थे जब वो न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सिर्फ अमेरिका ने कोई 4 साल इंस्पेक्शन की, जिसमें उन्होंने बड़े आसानी से उन इंस्पेक्टर्स से अपना जो जौहरी हथियार का प्रोग्राम था वो छुपाया। और अब उनके पास 80 से लेके 200 कुछ कोई लोगों के स्पेकुलेशन है इतने जौहरी हथियार हैं। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, उसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की है, वो हमेशा से तैयार रहे हैं। JCPOA की मिसाल आप ले सकते हैं। JCPOA में उन्होंने ना सिर्फ उन्होंने बल्कि खित्ते के, यूरोप के, रशिया, चाइना, सब ने उसको सराहा था और ईरान जो था वो बिल्कुल तैयार था ये करने के लिए। उसके बाद 2018 में आके उसको एक तरफा उन्होंने बरतरफ कर दिया JCPOA को। और इसकी भी वजह ये थी कि इजराइल इस खित्ते में अमन चाहता ही नहीं है, उनकी ये पॉलिसी नहीं है। तो ईरान का जहां तक ताल्लुक है वो हमेशा से तैयार है और ये एक बहुत गलत इंप्रेशन दिया गया है ईरान के बारे में। हाँ, अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी हालात थे उनके इस इलाके में, अगर स्टेट लेवल पे कोई दोस्त नहीं थे तो जरूर उन्होंने कुछ अपनी प्रॉक्सीज इस्तेमाल की हैं। मैं समझता हूं उसमें भी कुछ हद तक गलती थी।
अगर आप कोई जौहरी प्रोग्राम कर भी रहे थे तो आपको एक सिंगल फोकस होना चाहिए था और उसमें आपको और इधर उधर की लड़ाइयां अपने सर नहीं मोलनी चाहिए थी। आपको चाहिए था कि जितना हो सके वो खामोशी से उस प्रोग्राम को करें जैसे बाकी लोगों ने किया। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि अमन के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर ये बात बढ़ी तो इसके खतरात जो हैं वो हम और आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सही। खालिद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि नासिर साहब ने बड़ी बात की है कि खित्ते में कशीदगी बढ़ी तो मशरिक़ वुस्ता पर भी असरात होंगे। क्या कहेंगे, अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो क्या इजराइल या अमेरिका इसका दायरा वसी करके मुकम्मल जंग की जानिब जाएंगे? देखिए, ईरान के पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। ईरान के पास एक ही मीडियम रह गया है। आपने नोट किया होगा अभी तक जो उन्होंने सरफेस टू सरफेस मिसाइल मारे हैं, पहले ड्रोन किए हैं, फिर बैलिस्टिक मारे हैं, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल मारे हैं। ईरान के पास प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करने का कोई ऑप्शन रह नहीं गया। और एक आपने मॉस्को वो कह रहे हैं हम बंद करेंगे, लेकिन वो भी मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी ये देखना चाहूंगा कि पहले तो उनकी कैपेबिलिटी कितनी है और वो इन्फोर्स किस हद तक कर पाएंगे। जब आप एक डिक्लेरेशन करते हैं कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करेंगे तो फिर आपकी सलाहियत कितनी होनी चाहिए। और एक बात, और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ईरान को ये इन्फोर्स करने में वो होगा एक एयर पावर का या एयरफोर्स का ना अवेलेबल होना उनके हाथ में। क्योंकि देखिए, एयरफोर्स खासतौर पे हमने ईस्ट इंडिया और पाकिस्तान के केस में भी देखा, एनवायरनमेंट बनाती है जंग के लिए, एनफोर्समेंट के लिए, या आपका फेवरेबल या अनफेवरेबल। पाक फिजाइया ने क्या किया, फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कल्मिनेशन के सेंस में। यही ईरान की एक जरूरत है जो अनफॉर्चुनेटली उनकी एयरफोर्स ना होने के बराबर है। एक बात तो यह है, जब आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करेंगे तो आपको एयर पावर चाहिए टू इन्फोर्स फेवरेबल एयर सिचुएशन। फेवरेबल ये होती है या एयर सुप्रीमेसी चाहिए, अगर कंट्रोल ऑफ द एयर नहीं चाहिए। आइडियल है कि जब आप किसी को करते हैं वो समथिंग लाइक आपको याद होगा जब इराक में नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया था, यानी फिर मुल्क ऐसे करते हैं क्या नो फ्लाई, एनीबडी कमिंग विल शूट। अगर वो कैपेबिलिटी होती, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो फिर ये इनको ब्लॉकेड करना ये आसान होता। तो इसलिए मैंने वो अपने सजेशन में काफी बात की है कि मेरी तजवीज़ के मुताबिक तो इनके पास ऑप्शन ही सिर्फ सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। हाँ, एक एडवांटेज इनको ये है, इन्होंने क्या किया है ईरान ने कि पहले एक नॉमिनल कॉस्ट के या लो कॉस्ट के जो ड्रोन्स या बैलिस्टिक मिसाइल पहले मारे हैं 4-5 दिन तक। इजराइल को तो नहीं पता था कि ये यही वाले हैं, ये इससे पीछे और वैल्यूएबल ज्यादा आएंगे, ज्यादा लीथल आएंगे, ज्यादा पेनिट्रेट करने वाले आएंगे। तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपना एयर डिफेंस नेटवर्क जो था, जिनकी कई दफा हम बात कर चुके हैं, उसको एक्सपैंड किया मिसाइल्स को, और वो बहुत महंगे मिसाइल्स हैं। अगर ईरान 150 से 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है तो तकरीबन $2 बिलियन का खर्चा करना पड़ता है इजराइल को। तो ईरान ने सक्सेसफुली उनका जो एयर डिफेंस नेटवर्क था उसको एग्जॉस्ट किया है। अभी कल तक खबरें आ रही थी कि इजराइल ने राशनिंग शुरू कर दी है, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया है कि हमने अननेसेसरी ऐसे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स को या ड्रोन्स को भी हिट किया है जिनको हिट किए बगैर भी हम गुजारा कर सकते थे, और आने वाले वक्तों के लिए जब ये हाइपरसोनिक और सजील है और ये इस तरह के जो वेपन्स हैं उसको हम फायर करें। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉस्ट प्रोहिबिटिव प्राइस ईरान अभी उसके आर्सेनल में इतना है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल मार के उनको एक और एस्केलेट करने की ये दे पोजीशन के हम भी हिट बैक करेंगे। क्योंकि इस वक्त देखिए, अगर सीज फायर हो जाता है, ईरान की बड़ी डिसएडवांटेजेस पोजीशन है, क्योंकि ईरान इस वक्त ऑब्वियसली न्यूक्लियर प्लांट का सो कॉल्ड डैमेज करवा चुका है ऑफिशियली, जो अमेरिकन वर्जन है। डिपेंड करेगा ईरान का आगे वे फॉरवर्ड। आखिरी पॉइंट मेरा इस सवाल पे ये है कि ईरान को ये भी देखना पड़ेगा कि रियल डैमेज क्या है, और अमेरिका के जब रिपीट स्ट्राइक अगर हुई किसी स्टेज पे, ऑल्दो अमेरिका कह रहा है कि हमने अपना काम कर दिया है और बड़ी हद तक इजराइल को सेव कर दिया है, वो गारंटी नहीं अभी भी दे रहे। आपने देखा वो लैंग्वेज बड़ी केयरफुल है कि इजराइल को बहुत हद तक खतरा कम कर दिया हमने। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जब तक ग्राउंड कंफर्मेशन नहीं होती ईरान के अंदर से उनकी, और हम सब जानते हैं कि इंटेलिजेंस नेटवर्क उनका कितना स्ट्रांग है, तो जब तक ये नहीं होती और उस वक्त तक मुझे लगता है कि रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इजराइल या अमेरिका मिलके एक और स्ट्राइक भी करे। जी सही। आदिल साहब, आप क्या कहेंगे, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाता है तो उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, और क्या ईरान इतनी सलाहियत रखता है कि अगर सूरत हाल खराब होती है तो उसको कंट्रोल कर सके? मेरी जाती राय में देखिए, इशू जो चल रहा है इजराइल का और ईरान का और यूनाइटेड स्टेट्स का, ये कोई अभी नया नहीं है, काफी साल हो गए, डिकेड्स हो गए। तो ईरान ने भी अपना वॉर गेम किया होगा इन सिनेरियोज को,
ठीक है, उनको अपनी लिमिटेशंस का ही पता है, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे नहीं कोई स्पेकुलेट कर सकता कि उनकी कैपेबिलिटी है या उनका आगे नेक्स्ट क्या होगा स्ट्रेटजी। लेकिन ये खाली फियर भी क्रिएट कर लेना, उसी से आप देख लें कि ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई है, और अगर वो पार्शली भी कुछ चीज़ें डैमेज कर दी और कोई थ्रेट कर दी तो कमर्शियल शिपिंग को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअल में वो करे या ना करे वो एक अलग बात है। थ्रेट करने से ही अगर आपने वो अनसर्टेनिटी और एक डिटरेंस क्रिएट कर दी है तो उन्होंने पार्शली तो इसको ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लिया। ईरान को हम जिस तरह से समझ रहे हैं कि जो, या यूनाइटेड स्टेट जिस तरह से क्लेम कर रहा है, इजराइल क्लेम कर रहा है, देखें अगर ईरान इतना सॉफ्ट टारगेट होता, मैं दोबारा से उसको रिपीट कर रहा हूँ, तो वो ये हदफ जो है 10 साल पहले कर चुके होते। उनको भी इन मुश्किलात का पता है, अनसर्टेनिटीज का पता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो लीडरशिप आई है ट्रम्प, वो इस वक्त जो है इजराइल के लिए इतना ज्यादा वो फेवर कर रहे हैं कि उन्होंने ये स्टेप ले लिया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर विद इन उनकी कांग्रेस के अंदर कह लें या उनके डिसीजन मेकर्स, इवन उनकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो कह रही तुलसी कबाड़ ने जो कहा, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी कि आप ये ना करें क्योंकि आप इस मैस से निकल नहीं सकेंगे। अगर उनका इशारों का तजिया ये है तो हम अगर ये समझे कि जी वो ईरान को इस तरह से कर देंगे सबड्यू, आई थिंक कि हम बहुत ज्यादा अंडररेट कर रहे हैं। मैं फिर वही जो पहले मैंने कहा था, अगर अफगानिस्तान 10 साल उनको इंटेंगल कर सकता है, इराक जो बिल्कुल डीफैंग हो गया था, उन्होंने उनको इतने सालों अपने वहां पे रखा, आखिर में तो यूनाइटेड स्टेट ह्यूमिलिएट हुआ ना। इन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो मेजॉरिटी थी, रिपब्लिकन डेमोक्रेट जो सेन माइंड्स हैं, वो सारे ट्रम्प को वॉर्न कर रहे थे, लेकिन ट्रम्प बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। हमने उनका बिहेवियर भी देखा और हमें बड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए इस ट्रम्प की स्टेटमेंट्स के साथ कि वो इन्होंने 2 मरतबा जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट्स दी और फिर 2 वीक्स का कहा और सडनली अटैक किया, तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनकी देखी जा रही है, या फिर देखा जा रहा है कि वो इजराइल की तरफ से शायद इतना प्रेशर था कि उन्होंने एक यूनिलैटरल डिसीजन लेके स्ट्राइक कर दिया। तो आगे जो हम देख रहे हैं जिस तरह से अनफोल्ड होगी, पेन थ्रेशोल्ड की भी बात देखें ना। देखिए ईरान तो 40 साल सैंक्शंस में रह के सर्वाइव कर रहा है, और वो इन स्ट्राइक्स को जितना भी जिस तरह से हम एयर सुपेरियोरिटी इजराइल की देखते हैं, उन्होंने जिस तरह से डैमेजेस किए हैं, ईरान इजराइल नहीं है, इसका साइज इतना बड़ा है कि इस पूरे ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए उनको शायद जितना मर्जी एफर्ट कर ले वो नहीं कर सकेंगे। और तो ये जो इजराइल को ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो थोड़ी सी अभी तकलीफ पहुंची है, तो वो किस तरह से उनकी पब्लिक जो है वो रिजेंटमेंट कर रही है। और फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि नेतन्याहू साहब जो है ये जंग जो उन्होंने की है उसकी पॉलिटिकल मोटिव्स भी है, बिकॉज उनको इंटरनल डोमेस्टिक जो है वो हो रहा था कि उनकी गवर्नमेंट थ्रेटन थी, तो उन्होंने ये जंग जो है शुरू कर दी। तो अब जब ये प्रेशर पेन उनको हो रही है इजरायली पब्लिक को, तो वहां से भी प्रेशर होगा उनका नेसेट की तरफ से, दोनों जानिब से प्रेशर बढ़ गया है और कशीदगी का हल मुज़ाकरात से ही ज़रूरी है, बातचीत से ही रास्ता निकालना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ ही मौजूद है, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। आप साथ